ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स हिस्से को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने है ना आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम, संख्या पद। और इस चैप्टर में हमने जो भी बेसिक कंसेप्ट जरूर यूज होते हैं उनको हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, है ना। तो कुछ जो बेसिक कंसेप्ट थे वो हमने क्लासेस में कवर किए हैं और उसका रिवाइज भी किया है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं क्लास में, अभी हम कर रहे हैं कि जो आपके चैप्टर है, बुक का जो चैप्टर है उसके टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके बुक के टॉपिक, है ना। बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले ये बातें आपको ध्यान रखना है कि अपना एक तो माइक और कैमरा दोनों बंद रखना है जब तक कि आपको ओपन करने के लिए नहीं बोला जाता है। उसके बाद आपका कोई भी सवाल अगर होगा, ठीक है, कोई भी सवाल आपका होता है या कोई भी डाउट आपका होता है तो वो आपको इनकॉल मैसेज में करना है। ठीक है, कैसे जाएंगे इनकॉल मैसेज में, 3 बिंदु पर क्लिक करना है और जैसे ही 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपके पास इनकॉल मैसेज का आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको बोला जाता है कि पोल सेक्शन में आप उत्तर कीजिए। तो उसके लिए आपको 3 बिंदु पर ही क्लिक करना है पहले, और लास्ट ऑप्शन बेटा आ जाता है एक्टिविटी का। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपके पास पोल का आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। तो इस तरीके से आपके जो आंसर है वो हमारे पास आ जाए। ठीक है, चलिए अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ बेटा हमने जो पढ़ा था लास्ट क्लास में, पहले हम उसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हमने नेचुरल नंबर पढ़ा था, जो कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, 1 से शुरू होते हैं। उसके बाद हम दूसरे नंबर की बात करें, हमने होल नंबर पढ़ा था जो कि 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पूर्णांक क्या होते हैं जिसको जड़ से प्रदर्शित करते हैं। तो वो सारे नंबर जो, हाँ इंटीजर्स, वेरी गुड, इंटीजर जिसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं और जिसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। तो ये हमारे पास इंटीजर्स था, पूर्णांक था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, उसके बाद एक नंबर हमने पढ़ा रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, और हिंदी में बोला जाता है बेटा, हिंदी में बोला जाता है इसको परिमेय संख्या। हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या। अब इस चीज को आपको ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। आगे आने वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, ये P अपॉन Q के रूप का होता है ना, P अपॉन Q के रूप का होता है। और इसमें जो डिनोमिनेटर है, मतलब जो हर है, वो कभी भी 0 नहीं होगा, है ना। और जहां पर ये जो P Q दिए हुए हैं, ये P और Q लिए जाते हैं बेटा कहाँ से, इंटीजर से, पूर्णांक से लिए जाते हैं। इन सभी को पूर्णांक से लिए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ रैशनल नंबर के परिमेय संख्या का, कि जैसे मैंने लिखा 1/2, मैंने लिखा 3/4, मैंने लिखा 5/7। तो ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें अंश भी दिया हुआ है, हर भी दिया हुआ है, और नीचे वाला 0 भी नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूं कि -6/7, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, क्योंकि एक अंश दिया हुआ है और एक हर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने लिखा यहाँ पर -15, तो मेरे को बच्चे बताएंगे क्या -15 एक परिमेय संख्या है? कोई बच्चा बता पाएगा कि क्या ये एक परिमेय संख्या है? चलिए, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है यस, कुछ बच्चे का आंसर आ रहा है नहीं। तो बच्चे ध्यान देंगे, जो बच्चे 9 लिख रहे हैं बेटा, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, है ना। अगर हमने 1 मान लिया है इसके नीचे तो हमारे पास अंश भी आ गया है और हर भी आ गया है। तो ये P अपॉन Q के रूप का बन गया। तो P अब बेटा, क्या बोल रहा हूँ सुन लीजिए, मैं पढ़ा रहा हूँ इसी चीज को। मैंने बोला आपको कि इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। अगर हमने इसके नीचे 1 माना है, अगर हमने इसके नीचे 1 माना है तो ये एक परिमेय संख्या बन जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या माना, 1 माना इसके नीचे। ठीक है, मैं फिर से दोबारा से बता देता हूँ आपको, -15 इसके नीचे मैंने 1 मान लिया है, तो अभी ये हर, यहाँ पर अंश आ गया है ऊपर और नीचे आ गया है हर। तो ये बन गया बेटा P अपॉन Q, और P अपॉन Q बन गया है तो ये क्या होगा बेटा, परिमेय संख्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो ये भी एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि अगर हम इन सभी नंबर के नीचे 1 मान लेंगे, सबके नीचे 1 मान लेंगे,
तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये सारे के सारे नंबर, ये सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो जितने भी नंबर आपने पढ़े हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, वो सारे के सारे नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। तो ये होता है बेटा क्या, रैशनल नंबर। क्या रैशनल नंबर समझ में आया है सभी बच्चों को? बताएंगे बेटा, चैट बॉक्स में बताएंगे सभी बच्चे, क्या रैशनल नंबर समझ में आया है अभी? वेरी गुड, चलिए रैशनल नंबर समझ में आ गया। अगर समझ में बेटा, बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? चैट बॉक्स में बताएंगे लिख। ठीक है बेटा, तो जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है बेटा, रीजॉइन करेंगे क्लास को, ठीक है, रीजॉइन करना है क्लास। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने लिखा 0, तो सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है? यस या नो? यस, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ये एक परिमेय संख्या है। तो बच्चे, जो बच्चे 9 लिख रहे हैं वो बच्चे ध्यान देंगे कि 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे भी हम 1 मान सकते हैं, इसके नीचे भी हम 1 मान सकते हैं। और अगर हमने इसके नीचे 1 माना है तो ये P/Q के रूप में बन गया है, P/Q के रूप में बन गया है, मतलब एक अंश आ गया है ऊपर और नीचे हर आ गया है। तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, परिमेय संख्या कौन नहीं होता है, जब नीचे 0 आ जाए, जब नीचे 0 आ जाए तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये बेटा परिमेय संख्या नहीं है। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है, बस उसके नीचे क्या आ जाए, 0 आ जाए, ये परिमेय संख्या नहीं। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? चलिए, तो अगर ये चीजें सभी बच्चों को क्लियर है तो अभी मैं एक और नंबर आपको बता रहा हूं जो हमने पढ़ा था। वो क्या नंबर पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था वो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या हमने पढ़ा। अपरिमेय संख्या क्या होता है, इंग्लिश में बोला जाता है इसको इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इसको बोला जाता है इंग्लिश में, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब क्या होते हैं इरेशनल नंबर? बेटा ये नंबर है ना P/Q के रूप में नहीं होते हैं, P/Q के रूप में नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पर कौन से नंबर आएंगे आपके पास, जो स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं, जो स्क्वायर रूट में नंबर होते हैं वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। और ये पाई भी बेटा अपरिमेय संख्या है। और ऐसे सारे पॉइंट वाले नंबर जो बढ़ते जाते हैं, जो कभी खत्म नहीं होते, आगे तक चलते जाते हैं, है ना, और जो नंबर रिपीट भी नहीं होते, उनको बोला जाता है अपरिमेय संख्या। क्या अपरिमेय संख्या समझ में आया है सभी बच्चों को? फिर से समझ लीजिए, फिर से मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि ये जो स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं ये सभी के सभी क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होगा। पाई भी अपरिमेय संख्या होता है। और पॉइंट में जो नंबर चलते जाते हैं, खत्म नहीं होते, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इस डॉट डॉट का मतलब होता है कि अपरिमेय संख्या आगे तक चल रही। वेरी गुड, तो ये अपरिमेय संख्या आपको समझ में आ गया है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि आपको है ना वर्ग, वर्ग, वर्ग मतलब कि स्क्वायर, स्क्वायर और वर्गमूल, वर्गमूल, वर्गमूल मतलब कि स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या करना है, वर्ग और वर्गमूल आपको याद करना है। मैंने यहाँ पर लिखवाया था कि 1 का वर्ग मतलब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 गुणा 1 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है, 2 गुणा 2 मतलब कि 4 होता है ना। 3 का वर्ग कितना होता है, 3 गुणा 3 मतलब कि 9 होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको 20 तक करना है, 20 तक आपको वर्ग याद कर लेने हैं, है ना। कितना होगा, 400 होगा। अब अगर हम वर्गमूल की बात करेंगे तो वर्गमूल बेटा ये वाले नंबर लिखे जाते हैं वर्गमूल के अंदर। जैसे मैंने बोला 1 का वर्गमूल कितना होगा, तो 1 का वर्गमूल होता है बेटा 1। उल्टा करना है यहाँ से, देखो 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा। जैसे मैंने पूछा वर्गमूल 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो 4 का वर्गमूल होता है बेटा 2। 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। तो ऐसे आपको करना है। मैंने पूछा 400 का वर्गमूल कितना होगा, तो 400 का आप देख रहे हैं 400 का वर्गमूल 20 होता है ना। जब हमारे इसमें वर्गमूल के अंदर दो नंबर एक जैसे आ जाते हैं तो उसमें से एक बाहर आ जाता है ना। एक ही नंबर अगर रिपीट हो जाता है तो वहां पर पेयर्स अगर बन जाते हैं, युग्म अगर बन जाता है एक नंबर का,
तो उसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं हम। ठीक है, क्या चीजें क्लियर है बेटा? बेटा वर्गमूल का मतलब समझ लीजिए क्या है। मैंने बोला यहाँ पर वर्गमूल का मतलब क्या होता है। देखिए बेटा, समझेंगे वर्गमूल का क्या मतलब होता है। मैंने कहा 4 का वर्गमूल की बात कर रहे थे हम, कि 4 का वर्गमूल क्या होगा। ये तो आता है ना सभी बच्चों को, अभाज्य गुणनखंड तो आता है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन आता है सभी को। तो 4 को हम क्या लिखते हैं, 2 गुणा 2। 4 को लिखा मैंने 2 गुणा 2। जब ये युग्म बन जाता है तो उसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बेटा 2 आएगा। जैसे मैं अगर बात करूं 27, मैं अगर बात करता हूं 25 की, तो 25 को अभाज्य गुणन कितना होगा, 25 का अभाज्य गुणन, वेरी गुड बेटा, तो 5 होता है यहाँ पर। तो 25 को लिखते हैं 5 गुणा 5। तो 5 गुणा 5 एक युग्म बन गया है। अगर युग्म बन जाता है, एक युग्म बन जाता है, तो उसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाता है बेटा 5। क्या चीजें क्लियर है बेटा सभी को? अभी अभी चीजें समझ में आई है सबको? चलिए, तो अगर चीजें समझ में आई है बेटा तो आगे आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर अभी बताया था आपको कि जो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होगी, जो स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं। जैसे मैंने लिखा √3, √5, √6, √12, ये सारे के सारी अपरिमेय संख्या है। लेकिन कोई बेटा क्या हुआ, किसी बच्चे की आवाज आ रही है, बातें नहीं करेंगे बेटा बिल्कुल भी, है ना। मैंने पूछा √16, क्या ये अपरिमेय संख्या है? यस या नो? बेटा ध्यान से सुन लीजिए क्वेश्चन को, क्या पूछा है मैंने। क्या ये एक अपरिमेय, हाँ तो ध्यान से बेटा क्वेश्चन को सुनना है और फिर आंसर करना है। तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 16 का क्या आता है बाहर, 4 गुणा 4, 4 बाहर आ जाता है ना। √16 का क्या आएगा, वर्गमूल 4 आएगा। और 4 तो बेटा एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे हम एक मान सकते हैं, इसके नीचे एक मान सकते हैं, तो ये P/Q के रूप में आ गया है। ठीक है, तो ध्यान से बेटा आपको देखना है कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो ही होती है अपरिमेय संख्या। लेकिन जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, जैसे 25, 25 का वर्गमूल तो बेटा 5 होता है, तो ये एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा सबको? चलिए, अगर चीजें सभी को समझ में आई है तो एक और नोट बनाकर आप लिख लेंगे। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो बेटा पूछ लेंगे फिर से। चेतन बोल रहे हैं स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, तो मैं एक काम करता हूँ बेटा, मैं फिर से है ना स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, है ना। मैं फिर से स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, अभी सभी बच्चे को स्क्रीन दिखने लगेगी। तो अभी मैंने स्क्रीन है ना, अभी मैंने स्क्रीन शेयर करी है फिर से, तो अभी सभी बच्चे को स्क्रीन दिखने लगेगी। चलिए, दिख रही है सबको स्क्रीन अब? चलिए, तो आगे आ जाएंगे बेटा। अभी हम एक और नंबर की बात करेंगे, एक नंबर और हम ले लेते हैं, रियल नंबर। ठीक है बेटा, क्या नंबर लिया मैंने? रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में बोला जाता है वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। तो क्या होती है बेटा रियल नंबर, वास्तविक संख्या? रियल नंबर वास्तविक संख्या की अगर बात करेंगे हम, तो ये हमारे पास होता है, आर से हम इसको डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और ये रैशनल नंबर और ई रैशनल नंबर का समूह होता है। रैशनल नंबर और ई रैशनल नंबर का क्या होता है? समूह होता है। बेटा इस बात को याद रखेंगे। आर क्या है बेटा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से आर किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। क्यों को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्यों है बेटा परिमेय संख्या? और ये है हमारे पास क्या? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर इन दोनों के समूह को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। अब रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आते हैं बेटा। तो जो भी नंबर आप लिख सकते हैं, जो भी नंबर आप लिख सकते हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर ही होते हैं, वास्तविक संख्या ही होते हैं। तो किसी भी तरीके का नंबर आपने लिखा, वो क्या होगा बेटा? वास्तविक संख्या होगी। क्या चीजें समझ में आई है अभी?
वास्तविक संख्या समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों के? मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है आपको कि वास्तविक संख्या क्या होती है? वो सारी संख्याएं आप मतलब जो भी आप लिख सकते हैं उस सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी, अगर समझ में आ गया तो। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा कि हमने वास्तविक संख्या पढ़ लिया है ना, अपरिमेय संख्या। अब एक नोट पर ध्यान देंगे बेटा, ये एक नोट है, यहाँ पर ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। देखो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी संख्या है, जैसे मैंने लिखा -3, मैंने लिखा -1, मैंने लिखा -1/3, मैंने लिखा वर्गमूल 2, ये सारे के सारी वास्तविक संख्या है, क्योंकि आप कोई भी नंबर लिखते हैं वो एक वास्तविक संख्या ही होता है। तो ये सारे के सारे नंबर संख्या रेखा पर एक ही बिंदु पर दर्शाए जाते हैं। इसके लिए कोई दूसरा बिंदु नहीं है कि -3 को -3 यहीं पर दर्शाया जा सकता है और कहीं नहीं दर्शा सकते। उसी तरीके से -1 को हम यहीं पर दर्शा सकते हैं और कहीं पर नहीं दर्शा सकते। संख्या रेखा की बात कर रहे हैं, -1/3 को यहीं पर दर्शाएंगे और कहीं पर नहीं दर्शा सकते। वर्गमूल 2 को हम यहीं पर दर्शा सकते हैं और कहीं पर नहीं दर्शा सकते। और कहीं का मतलब ऐसा है कि आपने वर्गमूल 2 को यहाँ पर दर्शाया और आप यहाँ पर भी दर्शाते तो गलत हो जाएगा बेटा। ऐसा नहीं करना है, सिर्फ एक ही जगह पर एक नंबर आएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? क्या ये पॉइंट समझ में आया है? चलिए तो अगर समझ में आया है तो अभी बेटा आगे आ जाते हैं। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अब हम बात कर रहे हैं इरेशनल नंबर, मतलब कि अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या आपने देखा है जो वर्गमूल के अंदर होती है और जिसका वर्गमूल बाहर नहीं आता है, ऐसे सारे नंबर को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये जो स्क्वायर रूट वाले नंबर हैं, इसको हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं वो आपको समझना है ना। जैसे मैंने बोला 5, मैंने बोला 5, ठीक है, तो 5 को आप संख्या रेखा पर यहाँ पर दर्शा रहे हैं। तो वैसे ही आपको बताना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 को आप कहाँ दर्शाएंगे, यहाँ पर कहाँ पर आएगा वो। क्या समझ में आया आपको? क्या समझना है? चीजें क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? चलिए तो आ जाते हैं बेटा, अगर सभी बच्चों को चीजें क्लियर हैं तो अब हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 को बताना है कि ये कहां पर आएगा इस संख्या रेखा पर। स्क्वायर रूट ऑफ 2 कहां पर आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। अब इसको हमें चेक करने के लिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 कहां पर आएगा, कुछ चीजें हैं वो आपको समझना है। जैसे मैं अगर बात करूं, मैंने यहाँ पर बोला कि ये एक मैंने वर्ग बनाया। क्या सभी बच्चों को पता है कि वर्ग क्या होता है? स्क्वायर। चलिए तो कोई बच्चा बताएगा बेटा क्या होता है स्क्वायर? कोई भी बच्चा बोलेगा कि चारों भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है। तो बच्चा जो, हाँ, जो बच्चा आमने सामने की बोल रहा था बेटा, ध्यान रखेंगे चारों भुजाएं, देखो यहाँ पर लिखा भी गया है 1 1 1 1 1, तो चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी, तो उसको बोलते हैं वर्ग। अभी मेरे को बताएंगे, चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज बताएंगे बेटा, त्रिभुज क्या होगा? त्रिभुज पता है बेटा सभी बच्चों को क्या होता है? नहीं बेटा, रेक्टेंगल नहीं बोलते इसको, इसको ट्राइंगल बोलते हैं। ट्राइंगल होता है ये, रेक्टेंगल नहीं होता। तो तीन आकृति से घिरी, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तीन भुजाओं, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, अभी आप मेरे को बताएंगे यहाँ पर कि समकोण क्या होता है? समकोण, समकोण को इंग्लिश में बोला जाता है राइट एंगल। राइट एंगल। अब समकोण का मतलब क्या होगा? समकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल। कैसा एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। और वो बेटा बिल्कुल सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, देखो सीधा एंगल होता है ऐसा, इसको 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये वर्ग दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसमें ये चारों एंगल है ना 90 डिग्री के होते हैं।
ये सारे के सारे जो एंगल होते हैं बेटा 90 डिग्री के होते हैं। तो जैसे आप अगर रेक्टेंगल की भी बात करते हैं, आयत की भी बात करते हैं, जैसे कि आपका बोर्ड, क्लास में बोर्ड होता है ना, बोर्ड, तो वहां पर चारों एंगल कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के एंगल होते हैं बेटा वहां पर भी। अब आपको बताना है, समकोण समझ में आ गया है। अब आपको बताना है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होगा? तो समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में बोला जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। क्या होगा बेटा? सर जिसकी सारी भुजा बराबर हो। नहीं बेटा, माइक बंद करेंगे सभी बच्चे। सर हाँ चैट, नहीं बेटा, बाकी बच्चे बताएंगे। यस बेटा, चैट बॉक्स में आंसर देंगे जिस बच्चे को पता है कि क्या होता है। देखो, अब समझेंगे, चलो समझ लेंगे कि क्या होता है समकोण त्रिभुज। नहीं बेटा नहीं। अब देखो देखो, एक बच्चे ने बोला है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। बेटा देखो, यहाँ पर लिखा भी तो गया है ना, समकोण। समकोण का मतलब क्या, राइट एंगल। तो उसमें एक राइट एंगल होना चाहिए। उसमें बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है, जिस बच्चे का माइक ऑन है बेटा अभी माइक बंद कर लेंगे। यहाँ पर लिखा भी तो गया है ना कि समकोण, तो वहां पर एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए आपके पास। तो ऐसे त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है समकोण त्रिभुज होते हैं। सिंपल। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। बेटा आपको बार बार बोला जा रहा है कि आप है ना अपना माइक को बंद रखेंगे, आप फालतू में माइक को ओपन कर कर बैठ जाते हैं, क्लास बहुत ज्यादा है ना डिस्टर्ब हो जाती है उससे। अभी भी माइक ऑन हो गया है बेटा किसी का? बेटा माइक को ऑन नहीं करना है बिल्कुल भी। और वो बच्चे ध्यान देंगे जो अभी भी मैसेज कर रहे हैं कि तीनों साइड बराबर होती है, दो साइड बराबर होती है। यहाँ मैंने बताया ना आपको कि समकोण त्रिभुज क्या है, जिसमें एक एंगल, कितने एंगल होते हैं, तीन एंगल होते हैं, एक दो तीन। इन तीनों में से एक एंगल 90 डिग्री का अगर होगा तो उसी त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या अभी समझ में आ गया है सभी के? चैट बॉक्स में बताएंगे लिखकर, चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे वाई और नो, यस या नो। चलिए वेरी गुड। तो अभी समकोण त्रिभुज आपको पता चल गया। अब बेटा समकोण त्रिभुज से हम बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं, तो ध्यान से समझना है कि समकोण त्रिभुज हमने क्यों समझा है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज इंग्लिश में बोला जाता है राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल। ठीक है, तो अब समकोण त्रिभुज बना लीजिए। मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया है, यहाँ पर मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। और ऐसा त्रिभुज है बेटा ये जिसमें एक एंगल कैसा है, एक एंगल 90 डिग्री का है ना, राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो इस तरीके का त्रिभुज बनाया है मैंने जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। और वो कौन सा होता है बेटा, जो खड़ी रेखा होती है, एकदम एकदम खड़ी रेखा जिसमें होती है वो होता है 90 डिग्री, है ना। तो ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज है बेटा समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज की कुछ विशेषता होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो याद रखनी है। नंबर एक, जो ये खड़ी रेखा है जिस पर ये 90 डिग्री एंगल बना हुआ है ना, जिससे ये एक 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, इसको बोला जाता है लंब। बेटा याद रखेंगे, लंब बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। और उसके बाद जिस पर ये 90 डिग्री एंगल बना है उसको बोला जाता है आधार, उसको आधार बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं बेस। वेरी गुड बेटा, जो बच्चे आंसर कर रहे हैं वेरी गुड। उसके बाद ये जो सबसे बड़ी भुजा है इसको बोला जाता है कर्ण, ये होता है कर्ण, और इंग्लिश में बोला जाता है इसको हाइपोटेनियस। वेरी गुड। चलिए, तो ये मतलब अभी आपको समझ में आ गया है कि किसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आया ना बेटा? चलिए, अगर समझ में आया है सभी बच्चों को तो अब यहाँ पर एक थ्योरम मैं लिख रहा हूँ, है ना, एक थ्योरम मैं लिख रहा हूँ, उसको आपको याद रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम। ये है बेटा क्या, पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, या फिर हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है कि इस समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है, मतलब कि कर्ण, मतलब कि क्या, कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है, प्लस उसके बाद हम क्या लिखेंगे, लंब का स्क्वायर, उसके बाद मैंने क्या लिखा, लंब का स्क्वायर। तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं क्या, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। मैंने बस इतना किया कि इसको आगे पीछे किया, क्योंकि आगे पीछे करने से मतलब कि ऑर्डर चेंज करने से आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 3+2 करें या 2+3 करें तो दोनों का आंसर 5 ही आएगा, दोनों का आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। चलिए, तो यहाँ पर ये बेटा हमारे पास क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है, जो कि सिर्फ कहां पर लगती है, जो कि सिर्फ समकोण त्रिभुज पर लगती है। अगर समझ में आया सभी बच्चों के तो वाई टाइप करेंगे, अगर समझ में आया है सभी बच्चों के तो वाई टाइप करेंगे बेटा। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट भी, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे बेटा। बेटा ये एक समकोण त्रिभुज है, मैं फिर से बता रहा हूँ, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है एक एंगल 90 डिग्री, और यहाँ पर जो खड़ी रेखा है उसको लंब बोलते हैं, जिस पर 90 डिग्री बन रहा है उसको आधार बोलते हैं, और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो इससे हम एक पाइथागोरस प्रमेय लिखते हैं, जिसका मतलब होता है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप इन दोनों को आगे पीछे कर दीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये एक पाइथागोरस प्रमेय। चलिए, अभी चीजें क्लियर है बेटा सबको। ठीक है बेटा, तो आगे आ जाते हैं। अभी अभी हमने ये चीजें क्यों सीखा है, यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा। ये हमने इसलिए सीखा है क्योंकि यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाने वाले हैं कि हम संख्या रेखा पर हम क्या कर रहे थे, हमें ये करना था कि हम संख्या रेखा पर, जो संख्या रेखा हमारे पास होती है, उस संख्या रेखा पर हमें क्या दिखाना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिखाना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिखाने के लिए हमने एक पाइथागोरस प्रमेय लगाई। अब यहाँ पर देखो बेटा, अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, इसको आप भूल जाइए अभी। ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, तो इस वाले ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। कैसा एंगल है बेटा, 90 डिग्री का एंगल है। क्या चीजें समझ में आ रही है। ये अभी यहाँ इतनी इतनी बातें समझ में आई है सभी बच्चों के। बेटा आवाज आ रही है ना मेरी सभी बच्चों को। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। अभी मैंने क्या बोला कि आपको बस है ना इस वाले ट्राइंगल पर ध्यान देना। बेटा कैमरा बंद रखेंगे, जिस भी बच्चे का कैमरा ऑन है, जिस भी बच्चे का कैमरा ऑन है कैमरा को बंद रखेंगे, सब बात। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो इस वाले ट्राइंगल की, बेटा कहीं पर भी नहीं गए थे, यहीं पर हैं हम तो। चलिए ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और जो खड़ी रेखा है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और ये जो यहाँ पर पड़ी हुई रेखा है, मतलब जिस पर 90 डिग्री बना हुआ एंगल, उसको आधार बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सबसे बड़ी भुजा है इसको बोलते हैं कर्ण, इसको कर्ण बोला जाता है। तो अभी हमें लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। अभी हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय बेटा होती है हमारे पास क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही हमने लिखा था पीछे, प्लस लंब का स्क्वायर।
तो इंग्लिश में अगर हम लिखें तो इंग्लिश में बेटा इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये बेस होता है तो बेस का स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर होता है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो कर्ण है बेटा, कर्ण है हमारे पास ओ बी, ओ से लेकर कहाँ तक, बी तक, तो मैंने ओ बी लिख दिया। उसके बाद जो आधार है वो है बेटा ओ से लेकर ए तक, तो मैंने ओ ए लिख दिया। लंब हमारे पास ए से लेकर बी तक है तो ए बी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है, ओ बी स्क्वायर। तो देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास कोई दूरी नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर जीरो से लेकर ए तक हमें एक दूरी दी गई है, तो जीरो मतलब ये ओ ए हमारे पास कितनी दूरी है, एक। ए से लेकर बी तक की भी दूरी हमारे पास कितना है, एक इकाई है, तो एक रख दिया। अब आपको पता है कि एक का जो वर्ग होता है वो एक होता है ना, इस वाले। यस बेटा, हेलो, व्हाट हैपन, क्या हुआ बेटा? बेटा रीजॉइन कर लेंगे क्लास को अगर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। किस बच्चे को नहीं दिखाई दे रही बेटा स्क्रीन? मैं फिर से मैं फिर से कर रहा हूं, मैं स्टॉप करके फिर से स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी 1 मिनट के बाद सभी बच्चों को स्क्रीन दिखने लगी। चलिए, अभी दिख रही है सभी बच्चों को स्क्रीन? चलिए, तो यहाँ पर एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर एक होगा, और एक हमारे पास आ जाएगा दो। एक और एक हमारे पास आ गया दो। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है या डाउट है तो पूछ लेंगे। चलिए, तो अगर कोई डाउट नहीं है बेटा तो यहाँ पर एक नोट बनाकर मैं चीज लिखवा रहा हूँ, उसको याद रखना है। नंबर एक नोट क्या याद रखना है कि आपको, कि अगर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, कोई भी संख्या लिखी हुई है, तो आपको क्या करना है कि ये वाला जो स्क्वायर है इसको हम राइट हैंड साइड पर लेकर आएंगे, है ना। दो ही तो साइड होती है आपके पास, एक राइट हैंड साइड और एक होती है ये लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर कितनी, लेफ्ट हैंड साइड। तो आप क्या करेंगे, इस स्क्वायर को जब राइट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा बेटा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, है ना। यहाँ क्लास खत्म होगी। ओ मिंटू, रिंकू क्या कर रहा है? कुछ ना। बेटा सभी बच्चे चुप रहेंगे अभी क्लास में, ठीक है। किसी की आवाज नहीं, स्क्रीन नहीं आ रही। किसी भी बच्चे की अभी आवाज नहीं आनी आनी चाहिए बेटा। अभी स्क्रीन अरे आपको दिखने स्क्रीन नहीं लगेगी आ रही। बेटा, अभी स्क्रीन आपको दिखने लगेगी बेटा। नेटवर्क प्रॉब्लम था थोड़ा, इस वजह से ये डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए, अभी सभी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी, और स्क्रीन भी सबको दिख रही है।
चलिए तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में बेटा माइक बंद रखेंगे, सभी बच्चों का माइक बंद होना चाहिए। यहाँ मैंने बोला आपको कि अगर बेटा जिस भी बच्चे का माइक ऑन है बेटा माइक को बंद कर लीजिए, कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर को राइट हैंड साइड पर लेकर आते हैं तो आपका वहां पर स्क्वायर रूट आ जाता है। ठीक है, स्क्वायर रूट आ जाता है। तो यहाँ पर भी देखो ओबी का स्क्वायर दिया हुआ था, इस स्क्वायर को हमने राइट हैंड साइड पर भेज दिया तो ये स्क्वायर रूट हो गया। तो ओबी का जो मान है बेटा वो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, मतलब जो ओबी की दूरी है ओ से लेकर बी तक की दूरी है वो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास आया। अभी ये हमारे पास यहाँ तक कितना आ गया है कि जो ओ बी की दूरी है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2। बेटा कवर सिंह के नाम से जो बच्चा है, जो कवर सिंह के नाम से जो बच्चा है क्लास में, अपने माइक को बंद कर लेंगे। चलिए आगे देखेंगे बेटा। अभी तो यहाँ पर बेटा हमारे पास कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। अब आपको क्या करना है, इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को कहाँ दिखाना है, इस संख्या रेखा पर दिखाना है। ये वाली जो संख्या रेखा पर है ये कहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा या यहाँ पर आएगा, ऐसे आपको बताना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए एक संख्या रेखा मैंने बनाई। यहाँ पर मैंने एक संख्या रेखा बनाई, ये वाली। ठीक है, और इस संख्या रेखा पर मैंने रखा यहाँ पर 0, ये रखा मैंने 1, और इस सेम डिस्टेंस पर रखा मैंने 2। तो अभी आपके पास क्या था बेटा, एक ट्राइंगल था, ये एक ट्राइंगल था आपके पास ऐसा। ठीक है, इस ट्राइंगल में ये ओ पॉइंट, ये ए, ये बी, ये एक दूरी दिया हुआ था, इसकी भी एक दूरी, और ये आया था मेरे पास एक स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहीं पर इस ट्राइंगल को बनाना है। अब कैसे बनाएंगे इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को आप बनाएंगे इस तरीके से कि ओ से लेकर, मतलब 0 से लेंगे आप, 0 से लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दूरी लेंगे जो कि 1 इकाई की होगी। ठीक है, कितनी दूरी होगी बेटा, 1 इकाई। तो ये 1 इकाई की दूरी हमारे पास। ठीक है, और इस बिंदु को मैंने बोल दिया O, और इस बिंदु को मैंने बोल दिया A। अब A से बेटा, A से आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। A पॉइंट से यहां से आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है और ये लाइन खींच देना है। आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना आता है बेटा सभी को, कैसे बनाते हैं समझ लीजिए। कि कोई भी रेखा आपको दी हुई है और यहाँ पर अगर आप 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डी यहाँ पर रख दीजिए, डी यहाँ पर रख दीजिए मिडिल में, एकदम मिडिल से। तो मिडिल से अगर आप रखेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल ही होता है यहाँ पर, और यहाँ पर 80 डिग्री होता है, ये 70 डिग्री होता है, ऐसे है ना। यहाँ 100 होता है, फिर 110 होता है। तो यहाँ पर आप पॉइंट लगाएंगे, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब ये जो लाइन आपने खींची है 90 डिग्री की, इसकी भी दूरी बेटा 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 इकाई ही होनी चाहिए। ये वाली दूरी भी कितनी होनी चाहिए, 1 इकाई होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, प्रकार से भी बना सकते हैं, प्रकार से भी आप बना सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, उसके बाद आपको है ना 0 से इसको आप मिला देंगे, इस लाइन को मिला देंगे। तो ये वाला जो बिंदु आया है ये बिंदु है बेटा बी, इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, बी। तो जो ओ बी है हमारे पास वो कितना है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओ से लेकर बी तक की जो दूरी है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप है ना यहाँ पर प्रकार लेंगे, प्रकार लेंगे, और प्रकार कहाँ पर रखेंगे, 0 पर रखेंगे। 0 पर रखना है, मतलब ओ बिंदु पर आपको प्रकार रखना है, प्रकार की नोक को रखना है, और उसका है ना दूरी कहाँ तक लेना है, बी तक, इस बिंदु तक लेना है, बी तक। कहाँ तक खोलना है आपको, प्रकार खोलेंगे आप बी तक, और बी से एक आर्क आप लगाएंगे, एक चाप आप लगाएंगे, ऐसे सर्कल बनाएंगे। तो जहां पर ये काटेगा, जहां पर ये आर्क इसको काटेगा, उसी को बोला जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यही होता है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्या समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों के? अगर समझ में आए तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है।
अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे। चलिए, तो अगर किसी भी बच्चे का डाउट नहीं है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि कैसे हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 को संख्या रेखा पर दिखाएंगे। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, इसी तरीके से हमें दिखाना है स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैसे संख्या रेखा पर आप दर्शाएंगे वो हमें समझना है। तो उसके लिए हम इसी का यूज करेंगे बेटा, इसका जो हमने जो त्रिभुज बनाया था ना उसी का यूज करेंगे। मैं यहाँ पर यूज करके दिखा देता हूँ आपको कि आपको क्या करना है। आप एक संख्या रेखा बनाई आपने, या फिर मैंने क्या बोला कि एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, एक त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज को मैंने 90 डिग्री का बनाया, है ना। ये एक त्रिभुज है बेटा, इस त्रिभुज को मैंने बोला कि ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये O है, ये A है और ये B है, ठीक है। ये एक दूरी है इसकी, ये भी एक दूरी है और ये है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये त्रिभुज हमने देखा था। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप B बिंदु से, इस वाले B बिंदु से आपको है ना 90 डिग्री का एंगल बनाना है। फिर से B बिंदु से क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ पर आपको D रखना पड़ेगा। ऐसे आप D रखेंगे और ये हमारे पास कैसे बनाना है, इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बना लेना है, यहां से ऐसे, ठीक है। बन गया 90 डिग्री का एंगल। अब 90 डिग्री का एंगल जैसे ही बना तो आप O बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे। मिलाने के बाद इस बिंदु को मैंने बोल दिया D। ये कौन सा बिंदु है बेटा, D बिंदु है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, अभी मैंने है ना इस वाले त्रिभुज को रफ कर दिया। ये वाला जो त्रिभुज था मेरे पास, इसको मैंने रफ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो त्रिभुज बना है आपके पास, क्या ये भी त्रिभुज 90 डिग्री का है या नहीं है। ये वाला त्रिभुज भी तो आपके पास 90 डिग्री का है ना, क्योंकि 90 डिग्री का ही तो एंगल बनाया था हमने। ये भी एक समकोण त्रिभुज है, और अगर ये भी एक समकोण त्रिभुज है तो ये जो हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया था, ये रेखा खींची थी बेटा, ये भी एक ही होगी, है ना। हमेशा एक ही यूनिट का, एक ही इकाई का आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो अब इसके बाद यहाँ पर भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है क्या होता है, कि पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे हम में अगर हम लगाएंगे तो वो होता है बेटा, ये तो हो गया लंब, है ना, खड़ी रेखा तो लंब हो गई, जिस पर 90 डिग्री बना है वो आधार हो गया, और जो बड़ी रेखा है वो हो गई कर्ण। तो आपको फिर से कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाई मैंने कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, अभी तो बस मान रखना है। तो कर्ण का स्क्वायर हमारे पास कितना है, कर्ण का स्क्वायर है बेटा OD, कर्ण का स्क्वायर है मेरे पास OD। तो OD का स्क्वायर इक्वल टू आधार, आधार मेरे पास है OB, तो OB का स्क्वायर, और लंब मेरे पास है BD। वेरी गुड बेटा, जो बच्चे टाइप कर रहे हैं ना अपना आंसर, वेरी गुड। तो इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अब OD तो हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन हमें OB पता है कि OB स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस BD हमें पता है कि 1 है, तो 1 का स्क्वायर। अब इसके बाद फिर से एक नोट लिख लीजिए बेटा, फिर से एक नोट लिख लेंगे। क्या नोट लिखेंगे कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर हो जाता है ना, स्क्वायर हो जाता है, तो आप इस स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल कर दीजिए। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा x, है ना। जैसे मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास बचा 5। तो यहां पर भी देखेंगे, यहां पर हमारे पास कितना बचेगा कि अगर मैं स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देता हूं तो 2 बचेगा, और यहां पर 1 का स्क्वायर तो बेटा आपको पता ही है कि 1 ही होता है। तो अब OD का स्क्वायर बराबर आ गया 3, और मैंने बोला था कि स्क्वायर को अगर राइट हैंड पर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। तो OD का मान आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये जो OD है ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा यहां तक? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे।
सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक समझ में आ गया है। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाएंगे। अभी हम आ जाते हैं आगे। समझेंगे बेटा, मैं फिर से इसको समझा रहा हूँ, और अभी है ना मैसेज करना बंद कर देंगे जो बार बार मैसेज कर रहे हैं। बेटा एक ही बार मैसेज करना होता है, मैं क्लास से रिमूव करूंगा राज रानी और दीपांशु गोरे के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, बेटा क्लास से रिमूव कर दिए जाएंगे आप। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप एक काम करना है, अभी अमंती वाले जो सर हैं उनसे बात करके तब क्लास को ज्वाइन करेंगे। दीपांशु और ये राज रानी के नाम से जो बच्चा है आपको रिमूव कर दिया गया है क्लास से। चलिए बेटा आगे आ जाएंगे। अभी तो यहां तक हमने ये चीजें की, ठीक है। अभी आगे आ जाते हैं, तो यहां पर समझेंगे कि हमें क्या करना है। ये देखो बेटा, ये हमारे पास था, तो यहाँ हमने ये सीख लिया है कि हमारे पास जो ओडी है वो कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आया है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आया है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 को नंबर लाइन पर दिखाना है ना, संख्या रेखा पर दिखाना है। तो संख्या रेखा पर दिखाने के लिए देखो बेटा क्या किया हुआ है, यहाँ पर ये रहा संख्या रेखा पर हमने क्या दिखाया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 दिखाया। कैसे दिखाया कि आप वही काम करेंगे सेम, है ना, सेम काम आपको करना है। जैसे मैं इसको फिर से बना के दिखा देता हूँ, अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, एक संख्या रेखा बनाई, उस संख्या रेखा पर मैंने यहाँ पर 0 बनाया, ठीक है, ये 0 है, यहाँ तक 1 और यहाँ तक 2, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेखा खींची जो कि मेरे पास क्या है, ये O बिंदु है और ये A बिंदु है। उसके बाद मैंने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल बनाया जो कि हमारे पास एक ही यूनिट का होगा, है ना, कैसा होगा, 1 यूनिट का होगा। और ये मैंने मिला दिया इसको, तो ये तो आया स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। उसके बाद ये जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट था बी। अब बी पॉइंट से मैंने एक 90 डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री का एंगल बनाया, और जिसका डिस्टेंस भी कितना होगा, 1 ही यूनिट होगा। उसके बाद मैंने क्या किया था, ओ बिंदु से इस बिंदु को मिला दिया था, इस बिंदु को मैंने बोला डी। अब आपको क्या करना है, फिर से एक प्रकार लेना है, प्रकार को यहाँ पर रखना है 0 पर नोक को, और डी तक खोलना है। डी तक खोलने के बाद इसमें इस तरीके से आर्क लगा देना है ना, चाप लगा देना है, और ये जहां पर भी कटेगा वही होगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 3, वही होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? बेटा 1 सेंटीमीटर नहीं है ये, अगर आप 1 ही सेंटीमीटर खींचेंगे तो बहुत छोटा बनेगा। तो उसके लिए आपको याद रखना है कि जो आपके पास स्केल होता है ना, उस स्केल में ये 0 होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरीके से होता है, ठीक है। अगर आप 1 सेंटीमीटर लेंगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, हमें दिखेगा भी नहीं। तो 1 सेंटीमीटर नहीं लेना है आपको, कितना लेना है, 0 से लेकर 4 तक लेना। तो 4 सेंटीमीटर का 1 यूनिट बनेगा, है ना, 1 इकाई बनेगा। तो 4 सेंटीमीटर 0 से लेकर यहाँ तक कितना है बेटा, 4 सेंटीमीटर है, जिसको हम 1 इकाई बोल रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, 1 इकाई बोल रहे हैं। आप 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं उसको। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? अगर समझ में आया है सभी बच्चे के तो वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए अगर समझ में आ गया तो बेटा अभी एक चीज और आप समझेंगे कि यहाँ हमारे पास ये नंबर आए हैं, ठीक है, ये नंबर आए हैं कि स्क्वायर रूट 2 भी हमारे पास आ गया है, कि 2 को अगर हम यहाँ से आर्क लगाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2। बेटा लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि हम सही कर रहे हैं गलत कर, तो उसके लिए आप है ना एक काम कीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 4 और निकाल लीजिए, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 का जो मान होता है वो तो आपको पता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मान तो 2 होता है। तो मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 कहाँ पर आएगा, 2 पर आएगा। तो आप एक काम और कीजिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 को और बना लेंगे यहाँ पर। उसके लिए 90 डिग्री का एंगल बनाना है, यहाँ
90 डिग्री का एंगल बनाना है और इसकी भी दूरी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। बेटा एक ही एक है, देखो जो भी परपेंडिकुलर लाइन खींची है मैंने अभी तक सबकी दूरी एक ही है, 1 इकाई की दूरी है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने यहां से लेकर यहां तक इसको मिला दिया और इस बिंदु को मैंने बोल दिया ई, कि ये एक ई बिंदु है। अब क्या करना है बेटा आपको, अब यहाँ पर फिर से एक आर्क खींचना है। कैसे खींचेंगे, 0 पर आप रखेंगे प्रकार की नोक को और ई बिंदु तक आप खोलेंगे और फिर आप लगाएंगे एक सर्कल। आपको क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। ठीक है, आपको क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। चलिए, अगर वो सर्कल बेटा यहाँ पर ध्यान देंगे फिर से, अगर ये जो सर्कल आपने बनाया है ये कहां पर काटेगा, 2 पर आकर काटेगा। समझ लेंगे बेटा इस चीज को, अगर वो 2 पर आकर काटेगा तो इसका मतलब कि आपने सही किया है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, आपने सभी सही किया। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड, चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अगर यहाँ तक चीजें सबको समझ में आ गई है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो अभी हम दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं। तो ये तो था बेटा आप किस तरीके से, कैसे आप वर्गमूल वाली संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं ऑफ रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार की हम बात कर रहे हैं, इसका दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अब हम है डेसिमल एक्सपेंशन पर। ठीक है, नंबर का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर ऑन नंबर लाइन हमने पढ़ लिया है। अब हम बात कर रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो आ जाते हैं बेटा आगे। यहाँ पर आगे आ जाएंगे और देखेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है, दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना है, 1/7, 7 से भाग करना है किसको, 1 को भाग करना है। ठीक है, भाग करना सबको आता है, भाग करना सबको आता है कि कैसे भाग करा जाता है। तो यहाँ पर 1 से भाग करेंगे तो दे तो नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो आ जाएगा बेटा 7 एकम 7, 7 एकम 7 आ गया। तो यहाँ पर बचा 3, फिर से 0 बढ़ा देंगे तो आ जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 आ गया। यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2, है ना, फिर से 0 बढ़ा दिया, आ जाएगा 7 दूनी 14, तो 14 आया, माइनस करा तो 6 आया, है ना, 6 बचा, 0 बढ़ा देंगे तो 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 आ गया, है ना, माइनस करा तो 4 आ जाएगा, फिर से 0 बढ़ा दिया, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 आ गया बेटा और 5 बचा। ठीक है, फिर से 0 बढ़ा दिया, अब आएगा 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 यहाँ पर आ गया, माइनस करा इसको तो 1 आ गया। तो बेटा अभी 10 आया, देखिए फिर से हम कर रहे हैं तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 तो 3 आया, फिर से करेंगे तो 7 चौक 28 आ जाएगा, फिर से बेटा 7 चौक 28। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये नंबर है ना रिपीट हो रहा है, ये नंबर रिपीट हो गया, आप है ना, 1 4 2 8 5 7 के बाद ये नंबर रिपीट होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्या होता है, दशमलव प्रसार होता है। तो यहाँ पर समझेंगे चीजों को कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और कहाँ से रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है बेटा नंबर 0 1 4 2 8 5 7 से रिपीट होना स्टार्ट हो गया। फिर से हमारे पास आएगा 1 4 2 8 5 7, फिर से मेरे पास आएगा यहाँ पर कितना, यहाँ से फिर से आएगा 1 4 2 8 5 7। ये नंबर अभी क्या हो रहे हैं बेटा, रिपीट हो रहे हैं और ये आगे तक ऐसे ही चलते जाएंगे। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ये आसान है। ठीक है, ये आसान है क्योंकि ये रिपीट हो रहा है नंबर, ये खत्म नहीं हो रहा है। चलिए सब बात, तो यहाँ पर देखो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। जो भागफल है उसमें अंकों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। हाँ वेरी गुड बेटा, बिल्कुल आसान है क्योंकि भागी तो करना है हमें। अब किस किस अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है बेटा, अंकों की जो पुनरावृत्ति हो रही है वो हो रही है 1 की हो रही है, 4 की हो रही है, 2 की हो रही है, 8 की हो रही है,
5 की हो रही है और 7 की हो रही है, तो इन सबों की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम बात करेंगे 10/3 की। तो 10/3 में देख लेते हैं कि कहां पर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। आपको 3 से भाग करना है, किसको? 10 को। 10 को भाग करना है 3 से, तो हमारे पास क्या आएगा? 10 3 तिया 9, है ना, 3 तिया 9 कैंसिल हो गया, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर से आया 3 तिया 9, फिर से 1 आया, फिर से 10 आ गया, 3 तिया 9, है ना। तो फिर से हमारे पास क्या हो रहा है? ये रिपीट होता जा रहा है ना। ये नंबर क्या हो रहा है? रिपीट होता जा रहा है। कहां से रिपीट हो रहा है? 3 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 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति कितनी है बेटा? सिर्फ एक ही अंक है, जो कि 3 रिपीट हो रहा है बार बार। बिल्कुल आसान है, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है और भागफल में अंक 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। चलिए वेरी गुड। अभी हम बात करेंगे 7/8। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि अंकों की पुनरावृत्ति होती है या नहीं। तो यहाँ पर आपको 8 से भाग करना है 7 को, तो नहीं जाएगा तो 0 लगाना पड़ेगा, है ना। नहीं जाएगा तो 0 लगाना पड़ेगा पॉइंट लगा के। तो 8 8 64, 8 8 64 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 आ गया, फिर से 0 लगा दिया। 8 7 56, तो 56 आ गया बेटा, 4 बचा, है ना, 0 लगा दिया। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, तो ये हमारे पास 40 आ गया, तो 0 आ गया शेषफल। शेषफल कितना आया बेटा? 0 आ गया है शेषफल। तो यहाँ पर ये खत्म हो गया है, मतलब ये शांत हो गया है। अभी क्या हुआ है? शांत हुआ है, वेरी गुड। यहाँ पर भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ठीक है, ये कैसा है बेटा? शांत है। तो देखो यहाँ पर क्या बोलता है? भागफल सीमित है और शेषफल शून्य है। भागफल कैसा है? सीमित है और शेषफल क्या आ रहा है? शून्य आ रहा है। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी यहाँ देखो एक पॉइंट लिखा गया है, क्या कि कुछ चरण के बाद शेष या तो 0 हो जाता है ना, जब हम भाग करते जाते हैं, या तो वो 0 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ है 0। देखो यहाँ पर 0 हो गया शेषफल, है ना। वरना क्या होगा? या स्वयं की पुनरावृत्ति करना प्रारंभ कर देता है, वरना वो स्वयं की पुनरावृत्ति करना प्रारंभ कर देता है। जैसे हमने देखा था 1/3 में, जैसे हमने देखा था 1/3 में, हमने 7/8 में देखा कि उसका शेषफल तो 0 आ गया था। उसका शेषफल कितना आ गया था? 0। तो यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं हो रहा था, पुनरावृत्ति नहीं हो रहा था। ठीक है, अभी बात करेंगे कि 1/7 और 10/3, तो यहाँ दोनों में हमारे पास क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति हो रहा है। इसमें तो 3 की पुनरावृत्ति हुई है और यहाँ पर पुनरावृत्ति हुई है 1 4 2 8 5 7, मतलब 6 अंकों की पुनरावृत्ति हुई है। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा सबको? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल। ये आपको आसान लग सकता है कि बस ये तो भागी तो करना है, लेकिन इसके बाद जो आपके पॉइंट आने वाले हैं, जो आपको समझना है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल आपको आसान लग सकता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है कि भागफल, ये बेटा भागफल है यहाँ पर, कि भागफल की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियों, एंट्रियों की संख्या भाजक से कम होती है। बेटा इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। चलो एक काम करते हैं, अभी बेटा आपकी क्लास को ओवर करने का भी टाइम हो गया है, तो इस वाले पॉइंट को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे इसको। तो अभी बेटा एक काम आपको करना है, इसकी आपको रिकॉर्डिंग देख लेनी है। कल मैं रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा आपके पास, और अगर किसी भी बच्चे का डाउट अगर रह जाए तो बेटा 10 मिनट या 15 मिनट पहले क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। और अभी भी अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे, बाकी सभी बच्चे क्लास को लीव कर लेंगे। बाय बेटा।